जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी कर दिया, जो कि इंटरनेट पर सब उपलब्ध है। यहाँ पे हम लोग मॉडल पेपर के ही साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया। तो बस आप सब लोग शुरू से आखिर तक देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 80 प्रश्नों को देखने वाले हैं, 80 सवाल को देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी वीवीआई होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास को देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया, जो कि आप लोग पढ़ लेंगे इंस्ट्रक्शन को। इसके सबके पास मॉडल पेपर उपलब्ध होगा ही। तो यहाँ पे हम लोग उसके आंसर को देखेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए, ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो उससे पहले यदि कोई क्लास पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और आखिर तक बने रहेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन में जो कहा गया है आपका, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। सब लोग जिसका आंसर मालूम हो लाइव चैट पे आंसर बताते रहेंगे लगातार। यहाँ से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जिनको नहीं मालूम होगा वो हर एक क्वेश्चन को याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही आपका पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही आपका यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्योंकि मॉडल पेपर जारी करने का यही मकसद होता है कि बच्चों को पता चल जाए कि एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पुष्प में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि फूल में पौधे का जनन अंग पाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो 2। प्रश्न नंबर 2 में कहता है आपका क्वेश्चन यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहाँ होती है? जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में और हरे पौधे में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो होती है आपकी हरे पौधे में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए, हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? 3 नंबर प्रश्न भी आपके सामने होगा। 3 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए, जल से, ग्लूकोज से, CO2 से और भी ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल की सहायता से बाहर निकल जाता है। चलिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर देखेंगे अब यहाँ पे 4। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया आपका, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? यानी कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका यकृत में, यानी कि लीवर में। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। सब स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताएंगे आंसर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 5 नंबर। 5 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर है। 5 ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका ये पहला ऑप्शन आपका स्टोमाटा वही संपन्न होती है, यानी कि आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है इतना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 6 नंबर प्रश्न में कहता है आपका, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? वायवीय, अवायवीय, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल जो है आपका अवायवीय श्वसन से बनता है। किससे बनता है? अवायवीय श्वसन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो 7 नंबर आपका। 7 नंबर प्रश्न में कहता है आपका, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जिसको हम लोग प्यूटिटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाएगी आपकी प्यूटिटरी ग्लैंड, है ना। चलिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा आपका 3 नंबर प्रश्न, सॉरी प्रश्न नंबर आपका 8 रहेगा यहाँ पे। 8 नंबर प्रश्न नंबर कहता है, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों के जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पे दिए गए विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परागकण और निषेचन। जल्दी से बता देंगे इसका आंसर। पौधे के आपका क्या है? पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो 9 नंबर प्रश्न में कहते हैं, देखते हैं हम लोग। 9 नंबर में कहा गया आपका, घेघा रोग पनपता है। किससे पनपता है घेघा रोग? रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से या मोटापे से, ठीक है। तो जल्दी से बता देंगे इसका आंसर। तो घेघा रोग जो आपका पनपता है, यानी कि स्टार्ट जो होता है वो होता है आपका आयोडीन की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 10 नंबर प्रश्न में कहता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न में कहता है आपका यहाँ पे, रक्त के हल्के पीले रंग, क्या बोला? रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं? रक्त में जो पीले रंग का हल्का चिपचिपा द्रव्य जो होता है उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा, सब स्टूडेंट जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका प्लाज्मा। क्या होगा?
ये आपका प्लाज्मा कहलाएगा। यानी कि 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन देखेंगे, पूरे मॉडल पेपर के 80 प्रश्नों के आंसर को देखेंगे और सही आंसर को देखेंगे। तो बस आप सब स्टूडेंट बने रहेंगे आखिर तक, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि यहाँ पे इस तरह का जो भी क्लास है आप बिल्कुल आसानी से, आप हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और बिल्कुल आसानी से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। चलिए 11 नंबर प्रश्न में कहता है रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब के पास देखे होंगे रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए एक उपकरण होता है, उसको क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, जल्दी से बता देंगे सब स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका सिग्मोमैनोमीटर, सिग्मोमैनोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 12 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है ये बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए, जंतुओं में, पौधों में, जंतु और पौधों दोनों में, पौधे में जंतु दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो होती है आपकी पौधों में। किसमें होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में होती है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 13 नंबर यानी कि 13 नंबर प्रश्न में कहा गया निम्न में कौन खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तिलचट्टा। क्या होगा आपका, तिलचट्टा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग कॉकरोच भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो 14 नंबर प्रश्न कहा गया यहाँ पे रक्त क्या ये बतानी है हमें। 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, पदार्थ है, उत्तक है, कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े होंगे रक्त जो है आपका वो उत्तक होता है। क्या होता है आपका, एक तरल उत्तक होता है, यानी कि रक्त एक प्रकार का आपका उत्तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में टिश्यू भी कहते हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 नंबर बोला गया मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। यानी कि मूत्र का पीला रंग जो है किस वर्ण के कारण होता है। यहाँ भी दिए गए हैं इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से बता देंगे सब स्टूडेंट। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका यूरोक्रोम। क्या होगा, यूरोक्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ भी आपको दिख सकता है यूरोक्रोम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 16 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु हमें बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, हाथी, गाय, कुत्ता और केचुआ। तो उभयलिंगी जंतु जो है वो आपका हो जाएगा केचुआ। क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, यानी कि जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, मेल भी और फीमेल भी, उसे कहते हैं हम लोग उभयलिंगी जंतु। ठीक है इतना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 17 नंबर में कहा गया यहाँ पे यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। 4 ऑप्शन इसके लिए भी दिए गए आपके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फेफड़ा से। किससे, यूरिया रक्त में यानी कि ब्लड में कहां से प्रवेश करती है, तो फेफड़ा के माध्यम से ये प्रवेश कर जाती है। चलिए अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 18 नंबर आपके सामने बोला गया जैव अपवर्धक प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा। ठीक है, जैव अपवर्धक जो है ना आपका प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा ये बतानी है हमें। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका एटीपी। क्या होगा आपका एटीपी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो 19 नंबर प्रश्न को देखें निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता बतानी है। तो जो शाकाहारी होते हैं वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। आपको दिख रहा होगा शाकाहारी कहाँ पे लिखा हुआ, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सेकंड में है शाकाहारी, यानी कि यही कहलाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा 20 नंबर प्रश्न को 20 नंबर में कहता है आपका निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण है तो देखिएगा समुद्र भूमिगत नहीं होता, नदी भी नहीं होता, तालाब भी नहीं होता। आपका जो कुआं है, कुआं आपका भूमिगत जल का स्रोत है, यानी कि भूमि से पानी निकल के आता है किसमें, कुआं में। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 21 इसको ऊपर कर लेते हैं। 21 को देखते हैं। 21 में कहा गया आपका प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का जो विकास है वो आपका क्या कहलाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन का नाम सुने होंगे, जिन्होंने ये प्राकृतिक चुनाव का नियम दिया था, तो ये कहलाता है आपका डार्विनवाद। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न नंबर आपका रहेगा 22 को देखते हैं। कहा गया आपका हरे पौधे कहलाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कहा गया हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे जो आपके हैं वो कहलाते हैं आपके उत्पादक। क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक सब स्टूडेंट कर देंगे, जल्दी से सब स्टूडेंट लाइक कर देंगे। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 20
23 को देखेंगे। बोला कि अंडोत्सर्जन का कारण है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आ जाएगा। 23 में कहा गया आपका अंडोत्सर्जन का कारण क्या। ये आपका मेंस्ट्रुअल सर्कल से, मासिक चक्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन, ठीक है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। 24 में कहा गया आपका लैंगरहंस की दीपिकाएं पाई जाती है। लैंगरहंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है वो बतानी है हमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अग्नाशय में। कहाँ पाई जाती है, पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय में पाई जाती है लैंगरहंस की दीपिकाएं। चलिए अगला प्रश्न नंबर आ गया वो 25 नंबर। 25 को देख लेते हैं। 25 में कहा गया आपका थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए आपका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आयोडीन। किसका होगा इसका राइट आंसर, आयोडीन हो जाएगा। क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है और थायराइड वो आयोडीन का होना वहां पे बहुत जरूरी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 26 में कहता है क्वेश्चन में आपका 26 नंबर प्रश्न में कहता है आपका यहाँ पे निरसल कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। निरसल कोशिकाएं कनिकाएं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये, जहाँ यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका न्यूरॉन में। कहाँ पाई जाती है, न्यूरॉन में पाई जाती है आपकी निरसल कनिकाएं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 27। बहुत ही महत्वपूर्ण, काफी बीबीआई प्रश्न होगा 27। देखिएगा यहाँ पे कहा गया मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो आपका 1350 ग्राम 1350 ग्राम होता है, यानी कि एक केजी 350 ग्राम। तो वो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1.2 से 1.4 केजी तक, है ना, यानी कि 1200 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो 28 नंबर प्रश्न में कहा गया निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब का होता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष के निवारण में जो प्रयुक्त लेंस होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, ये हमें बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक और सीधा। क्या होगा आपका काल्पनिक और सीधा, इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पे जो मॉडल पेपर जारी की गई है उसी का क्लास है। इससे पहले मैथ का हम पूरा क्लास करा चुके हैं, पूरा 100 ऑब्जेक्टिव का क्लास हम करा चुके हैं। तो जो नहीं देखे होंगे अब तक उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैथ भी काफी महत्वपूर्ण है आप सबके एग्जाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए भी। तो उसको जरूर देख लीजिएगा वहाँ। चलिए 28 में कहता है आपका साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं, तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण। क्या होता है आपका उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। जल्दी सब स्टूडेंट आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 30 नंबर कहा गया अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है हमें बतानी है। तो अवतल दर्पण में कैसा बनता है आपका, वो बनता है आपका अवतल दर्पण में क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना। बोला गया सीधा, छोटा, इनमें से कोई, इनमें से सभी। तो देखिएगा यहाँ पे वास्तविक, काल्पनिक, सीधा, छोटा। तो अवतल दर्पण जो है ना, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा होता है काल्पनिक। क्या होता है आपका काल्पनिक, यानी कि आभासी। अवतल लेंस है और अवतल अगर दर्पण होता तो आंसर होता आपका सभी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 31 नंबर। 31 में कहा गया आपका ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है ऊर्जा का वो होता है आपका जूल। क्या होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक, जूल होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिखेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 22 में कहा गया आपका प्रकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है। प्रकाश का नीला रंग, ठीक है, होना किस घटना का परिणाम है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए, अपवर्तन, परिकिरण, परावर्तन और इनमें से कोई नहीं। हमने सबको बताया भी है, पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा सब्जेक्टिव ये आपका मानवनियत और रंग बिरंगा संसार से क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका परिकिरण, प्रकाश का परिकिरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 33। कहा गया सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि आपका 25 सेंटीमीटर कितना है,
25 सेंटीमीटर है ऑप्शन नंबर सी में। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे 25 मीटर भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आंसर किसके साथ जाना है, 25 सेंटीमीटर के साथ जाना है, क्योंकि सेंटीमीटर में होता है। ठीक है इतना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए उत्तल लेंस है, इसका मतलब क्षमता आपका प्लस में होगा, यानी कि ये और ये आपका आंसर नहीं होने वाला। बच गया आपका 5D, बच गया आपका 2D। तो 50 सेंटीमीटर है, मतलब कितना मीटर है, तो हाफ मीटर है। कितना मीटर है, हाफ मीटर है, यानी कि 0.5 कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है पावर का, तो होता है 1/f। क्या होता है 1/f, f का वैल्यू फोकसांतर कितना आप कह सकते हैं 0.5। ये क्या होता है मीटर में, क्या होता है ये मीटर में, चूंकि सेंटीमीटर है। दशमलव देके 0 दे दीजिए यहाँ पे, तो दशमलव देके 0 दीजिएगा अगर आप यहाँ पे, तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 डायोप्टर प्लस में, यही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चूंकि जब भी फोकसांतर से अगर क्षमता निकालना हो तो सबसे पहला काम क्या होता है, देखिए फोकसांतर किस में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में होगा तो सबसे पहले हम कर देंगे उसको मीटर में, फिर आपको निकाल लेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है, कहा गया आपका एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। इसका तो आंसर सब स्टूडेंट को याद होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, या एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 5। क्या हो जाएगा 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 36 में कहा गया, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परावर्तन क्या था, किसके द्वारा परावर्तन करता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परावर्तन करता है, नहीं कभी दूर की वस्तु तो कभी नजदीक की वस्तु को हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए कौन है परावर्तन करता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पक्षमाभी पेशिया द्वारा। किसके द्वारा, पक्षमाभी पेशिया, या जिसको हम लोग सीरियली मांसपेशिया भी कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यानी कि 37 बहुत इजी क्वेश्चन है। कहा गया आपका प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, यही क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सब स्टूडेंट बताएंगे इसके आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2। और प्रकाश के अपवर्तन भी होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में कहा गया आपका फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता। फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लगा होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, तो कौन सा लगा होता है फोटोग्राफी कैमरा में, तो वो होता है आपका उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है फोटोग्राफी कैमरा में। और ध्यान दीजिएगा मानव का आंख जो है वो तो वास्तविक आपका फोटोग्राफी कैमरा है, उसमें भी आपका कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। मानव के आंख में भी कौन सा लेंस, उत्तल लेंस होता है। तो पूरा कंसेप्ट के साथ हम आंसर बताएंगे हर एक क्वेश्चन का। तो बस आप लोग शुरू से आखिर तक बने रहेंगे, जो क्लास में देरी से आएंगे यहाँ से भी आखिर तक बने रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ देखेंगे, सब एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए तो काफी महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि ये बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर, जिससे बिहार बोर्ड ये बताना चाहता है कि हम जो है एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन लेने वाले हैं, यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज ये ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बस समझ लीजिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे भी जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 39 में कहता है यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन कोण के बाद किस बिंदु से गुजरती है। लंबवत अगर होगा वो, ठीक है, अवतल दर्पण पर, तो परावर्तन के बाद जो आपका गुजरेगा वो गुजरेगा आपका मुख्य फोकस से। किससे, मुख्य फोकस, यानी कि फोकस से, जिसको हम लोग कैपिटल F कहते हैं, मुख्य फोकस है ना, कैपिटल F से वो गुजर जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 40 यानी कि 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न में कहता है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। क्या नहीं होगा यह बतानी है। यदि एक प्रिज्म से कोई एक किरण गुजरे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, तो इसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आखिर में कमेंट बॉक्स में आंसर सबका बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में आपका 41 देखते हैं। तो 41 में जो कहा गया उसको देख लेते हैं। 41 में कहा गया पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करता है। ध्यान दीजिएगा, पवन जनित्र है, यानी कि पवन हवाओं से चलने वाला, तो इसकी कुंडली को घुमाने का काम जो करता है वो करता है गतिमान हवा। कौन करेगा, गतिशील हवा करेगा। गतिशील हवा रहेगा, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड होना चाहिए हवा का। तो गतिशील हवा जो है वो कुंडली को घुमाने का काम करता है। स्थिर हवा तो हो नहीं सकता, उच्च दाब से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 42 का था कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की
अवतल लेंस कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति कैसी होती है, ये हमें बतानी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऋणात्मक। क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 43 में कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एक बार दो बार नहीं, हमने कई बार बताया है इस क्वेश्चन को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल में आपको दिख जाएगी। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 44 में कहता है आपका यदि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर, कितना मीटर, 1 मीटर, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी बतानी है तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। तो R का वैल्यू कितना आपका 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, कितना 100 सेंटीमीटर बटा 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, जो कि आपका कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर मत कर लीजिएगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 45 में कहा गया सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है किस ओर। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये आपका सघन माध्यम है या आपका विरल माध्यम या हवा है, मान लेते हैं। यहाँ से जब आता है तो ये अविलंब आपका ऐसे होता है, अविलंब की ओर मुड़ जाता है। जब विरल से सघन में आता है तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है। या क्या बोला गया आपका सघन से विरल में जाता है, सघन इससे जब जाएगा तो ये अविलंब से दूर हट जाता है। किससे हट जाता है, अविलंब से दूर, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो दिख रहा है अविलंब से दूर मुड़ जाता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना, क्लियर है। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किएंगे सब स्टूडेंट लाइक कर देंगे क्लास को। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा गया विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा जो उत्पन्न करती है जो युक्ति, वो कहलाती है आपकी जनित्र। क्या कहलाती है, जनित्र, जिसको हम लोग जनरेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, जनरेटर, जो कि आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, यानी कि अंग्रेजी वाला जैसे ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो आपका दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जनित्र। क्या दिख रहा है आपको, जनित्र दिख रहा होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका, जनित्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है आपका ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत बतानी है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला और बायोगैस। तो ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है वो आपका कोयला है। क्या आपका ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या आपका कोयला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 47 का आंसर। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल सही सही बता रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आप पूरी तैयारी कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की। तो जो क्लास को में पहली बार आए होंगे, चैनल पे पहली बार आए होंगे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और यहाँ से पूरी तैयारी आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी पूर्वक, है ना। शाम के 6 बजे से प्रत्येक शाम आपको क्लास मिलेगा, क्लास 10th की, और आप वहां से पूरा ऑल टू ऑल जो भी सब्जेक्ट है सबका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव पूरी तैयारी कर सकते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ से 49 नंबर में बोला गया हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है। हमारे घरों में जो विद्युत आती है वो क्या होती है, 220 वोल्ट दिष्ट धारा यानी कि डीसी या 12 वोल्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है। इसका राइट आंसर होगा 220 भी यानी कि वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट पे प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट आती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न में कहता है जस्ता की परमाणु संख्या क्या। जस्ता की परमाणु संख्या हमें बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जस्ता की परमाणु संख्या वो होगी आपकी 30। कितनी, 30, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है डी। किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है जस्ता की परमाणु संख्या। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 51 में कहता है धोबिया सोडा, है ना, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि धोने वाले सोडा का रासायनिक फार्मूला बताना। जल्दी से बता देंगे सब स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, कई बार बताया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3 × 10H2O। क्या आपका Na2CO3 × 10H2O, ये होता है आपका धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। चलिए आगे देख लेते हैं हम, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, धोने वाला सोडा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो रहेगा वो प्रश्न नंबर आएगा आपका 52। कहा गया यहाँ पे 52 में निम्न में कौन प्रबल क्षारक है, यानी कि मजबूत हार्ड क्षारक कौन है बतानी है। तो इसमें जो प्रबल क्षारक है वो बतानी है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, NaOH। क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका प्रबल क्षारक कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 53 में क्वेश्चन में कहता है आपका हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। हेमाटाइट किसका अयस्क है ये बतानी है। तो हेमाटाइट जो आपका अयस्क होता है वो होता है आपका लोहा का। किसका होता है,
लोहा का होता है, और लोहा का जो संकेत होता है वो होता है आपका Fe, यानी कि यहाँ पे क्या होगा Fe, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आएगा वो 54 नंबर। 54 में कहा गया आपका यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यानी कि रसायन शास्त्र का क्वेश्चन है। बोला गया आपका 54 में सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्न में से किस विधि द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वो निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है, ये बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जल्दी से बता देंगे इसका आंसर सब स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फेन उत्प्लावन विधि। क्या होगा इसका? फेन उत्प्लावन विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 55 में कहा गया आपका अभिक्रिया 2Zn यानी कि Zn+2 यहाँ पे रिएक्शन को आता है ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया, वो संतुलित करके दो लगाया गया सब में। अब उपचयन है, विस्थापन है, उदासीनीकरण है या अपघटन है, तो बता देंगे जल्दी से इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उपचयन अभिक्रिया। क्या होगा आपका? उपचयन अभिक्रिया, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है, रिएक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चूंकि यहाँ पे हम 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम द्वारा मॉडल पेपर में दी गई है प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे और उसके सही आंसर को सीखेंगे। तो बस आप लोग 80 क्वेश्चन तक यहाँ पे बने रहेंगे लगातार, ताकि जो भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया मॉडल पेपर में, सबके पास मॉडल पेपर जरूर होगा, लेकिन उसका आंसर यहाँ पे सीख लीजिए, जान लीजिए कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे 56 में कहते हैं ग्लूकोज का आणविक सूत्र। ग्लूकोज का आणविक सूत्र बता देनी है, जल्दी से बता दीजिए फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका C6H12O6 है ना। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपका C6H12O6, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 57 में आपका कहता है, यहाँ पे 57 को देख लेते हैं। 57 में कहा गया आपका अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? अम्ल जल का विलयन विद्युत का संचयन करता, ठीक है, यानी कि अम्लीय जल से विद्युत का संचयन होता है, क्योंकि अम्ल जल में वो क्या होता है? विलय होता है, अविलय होता है, आयनित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आयनित होता है। क्या होता है? इसमें आयन होता है, धन आयन, ऋण आयन, ऐसा पढ़े हम लोग, ठीक है, चार्ज। तो ये आयनित होता है, जिस कारण से अम्ल का जलीय विलयन जो है विद्युत का संचयन करती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 58 नंबर प्रश्न। 58 को यहाँ पे निम्न बातों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या बोला गया? लिथियम के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चलिए इसको हम देख लेते हैं आगे। 59 को देख लेते हैं। 59 में क्या गया? चूंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताएंगे बिल्कुल सही प्रश्न बताएंगे, ठीक है, उसके आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा ध्यान से। बोला गया आपका 59 में बोला गया आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व बतानी है कौन सा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हीलियम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 59 था आपका, 59 नंबर का सी हो जाएगा, है ना। 58 का भी देख सकते हैं क्वेश्चन हम लोग। 58 में यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है लिथियम के 72 कक्षा का था आपका। लिथियम के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 2। कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है, 2 होती है इसकी 72 कक्षा में। और यहाँ जो है आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आवर्त सारणी के शून्य समूह का जो तत्व होता है वो होता है आपका हीलियम। या तो ठीक है, यहाँ तो है ना। चलिए 60 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 60 नंबर प्रश्न में कहता है आपका निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा? सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा, ये बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है आपको एफ, यही इसका राइट आंसर होगा, जिसका नाम क्या? फ्लोरीन नाम है, ठीक है। फ्लोरीन जो है आपका सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 61 में कहता है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए, ऑक्सीजन है, ओजोन है, हाइड्रोजन है और इनमें से कोई नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो वो होती है आपकी हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 62। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, जल्दी से बता देंगे इसका आंसर सब स्टूडेंट। कहा गया हमारे शरीर का पीएच क्या होता है? हमारे शरीर का जो पीएच मान क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 से यानी 7.0 से 7.8 तक। कितना? 7.0 से 7.8 तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 63 में देखते हैं।
यहाँ पे कहा गया निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है, चारों में से बताना है कौन अम्ल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए सब स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। क्या होगा आपका H2SO4, जिसको हम लोग कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर आपका 64। चूंकि अब हम लोग 80 प्रश्नों को देखेंगे। कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है, संश्लेषित सूचक बताना है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा संश्लेषित सूचक का हो जाएगा आपका मेथिल ऑरेंज है ना, मेथिल ऑरेंज इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 65 नंबर। 65 में कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से विक्रिया करके क्या बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कार्बनिक अम्ल। क्या होगा, कार्बनिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल से जो है विक्रिया करेगा तो कार्बनिक अम्ल बनाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 66 यानी कि 66 नंबर क्वेश्चन को। तो 66 में कहा गया आपका कॉपर पायराइड्स का रासायनिक संगठन क्या, कॉपर पायराइड्स का रासायनिक संगठन क्या, यह बतानी है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CuFeS2। ठीक है, CuFeS2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 66 का। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि 67 नंबर प्रश्न। 67 में कहा गया आपका प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सोना। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा गोल्ड। चलिए आगे देख लेते हैं 68 नंबर प्रश्न में। 68 में कहा गया आपका निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील बतानी है कौन सी धातु है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जिंक। कौन होगा, जिंक, यानी कि Zn। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक है, चारों में से सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु है वो आपका है जिंक, यानी कि Zn। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 70 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 70 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका पीतल निम्न में से किसका मिश्र धातु है, पीतल जो है किसका मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। तो वो आपका कॉपर और जिंक का, किसका, कॉपर और जिंक का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका रहेगा 71। क्या इसको देखेंगे, 71 को देखेंगे। चलिए 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन और बचे हैं, 10 क्वेश्चन उसको भी देख ही लेते हैं क्या। तो यहाँ पे जो 71 में कहा गया, बोला निम्न में कौन समावेवी है ना, चलो बताना कौन समावेवी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 71 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। ठीक है, एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 72 में कहा गया आपका CH3OC2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम बताना है। इस रिएक्शन का जो फॉर्मूला दिया गया उसका नाम बताना है हमें। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मेथॉक्सी एथेन। क्या होगा आपका, मेथॉक्सी एथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका रहेगा 73 में कहता है आपका प्रश्न में यहाँ पे लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। लोहे की अभिक्रिया अगर हम भाप से करा दे तो लोहा का कौन सा ऑक्साइड बनेगा, यह बतानी है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका Fe3O4। क्या होगा इसका राइट आंसर, Fe3O4। तो जो क्लास में देरी से आएंगे, क्लास में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्लास को हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, यहाँ पे सीखेंगे, याद नहीं होगा सबको याद कर लेंगे। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए, अगर जो मॉडल पेपर अब तक डाउनलोड नहीं किए और आसानी पूर्वक लेना चाहेंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करेंगे, फिर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर। और जो क्लास में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है सब क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और बिल्कुल आसानी पूर्वक आप तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले भी बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का मैथ का क्लास हो चुका है, वैसे लगातार यहाँ पे क्लास कराई जा रही है। चलिए 74 को देखते हैं। यहाँ पे 74 में कहा गया आपका एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगी। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे वर्ग का जो संख्या होगा वो भी आपका 16 होगा। क्या होगा आपका 16 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 75 नंबर, क्योंकि 80 प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी VVI होगा। तो 75 में कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। चारों में से जो आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो अभिक्रिया नहीं करेगी वो बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कॉपर। क्या होगा आपका कॉपर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा Cu जिसका संकेत होता है कॉपर का। ठीक है ना।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 76 को देखते हैं। 76 में कहा गया आपका एक मिश्रण में 90% Cu और 10% टीन है। इस मिश्र धातु का नाम बताना। इसका मिश्र धातु का नाम बता देना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बेंज। क्या होगा आपका? बेंज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 77 कहा गया जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है कौन सी गैस में? तो यहाँ पे दिया गया चारों गैस का नाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 78 में कहा गया निम्नलिखित में क्या बोला गया? निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु के उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा? यानी कि इस चारों में से किसको वायु में अगर हम गर्म भी कर दें फिर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पारा। क्या होगा आपका? पारा, जो कि जिसका संकेत क्या होता है यहाँ पर देखिए, जल्दी से बता दीजिए। इसका संकेत होता है Hg। क्या होता है? Hg, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा आपका 79 में कहा गया आपका अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? बता देंगे जल्दी से सब स्टूडेंट। अयस्क में जो उपस्थित अपद्रव्य है वो क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है आपका गेंग। क्या कहलाएगा? वो गेंग कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न, यानी कि साइंस मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जारी का यह आपका अंतिम प्रश्न। बोला गया यहाँ पे निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आपको बताएंगे धातु और अधातु चैप्टर है उसमें कि अधात वर्णता होती है, यानी कि उसको पीट कर चौड़ी की जाती है, लेकिन तन्यता का अर्थ होता है उसको खींचकर लंबी की जाती है। तो यहाँ पे तार बनाए जाएंगे, तो तार मतलब क्या होगा? लंबा बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तन्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये थे आपके 80 प्रश्न, जिसमें से हम आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर सही हमने यहाँ पे बताया है। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का यहाँ पे जो भी क्लास है, आपका मॉडल पेपर का क्लास हो या आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, पूरी तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं। और जो क्लास में देरी से होंगे पूरा एक बार रिपीट जरूर कर लेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को आप एक बार देख लेंगे एग्जाम से पहले। तो बहुत ही आपका कोऑपरेट हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपका एग्जाम, क्योंकि इसी के आधार पे आपका क्वेश्चन पूछा जाना है बिहार बोर्ड में। ठीक है, यानी कि जो आपका फरवरी में जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में। और जिनको लेना हो इसका PDF, यानी कि आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दिक्कत हो रही हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।